कहानी के शुरुआत में समुद्र में कहीं एक प्रिजन होता है जिसे नानमा प्रिजन कहा जाता है। ये प्रिजन इसलिए फेमस है क्योंकि इस प्रिजन के अंदर से आज तक कोई भी कैदी बाहर नहीं निकल पाया है, मगर यहाँ से कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगते हैं। इसी वजह से ही सभी गेट्स को ही बंद किया जाता है। इन सभी कैदी को एक स्पेशल नंबर मिला होता है एंड ये सभी ही आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर ये एक नए जगह पे चले आते हैं जहाँ पर लेजर्स बिछे होते हैं। इसी वजह से ही लड़की को रोक कर ये लड़का आगे बढ़ता है डांस करते हुए एंड वो दो भी इसे फॉलो करते हैं, मगर मुश्किलों में ये गिर जाते हैं। बट कुछ भी नहीं होता है क्योंकि नंबर 15 ने पहले ही इसे अनलॉक कर लिया है। ये खुशी मना ही रहे थे, मगर तभी ही इनका सैंडविच बनने वाला है, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसे करके ऊपर चले जाते हैं। फिर ये एक डेक से आगे बढ़ते हैं, स्लीपिंग गैस को चकमा देते हुए नए जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे एक और नया प्रॉब्लम है। इसे सुपीरियर खुश है, मगर इसे किसी तरह से नंबर 15 बचता है बाकियों को बचाने के साथ ही। नंबर 15 एंड उसके गैंग बच चुके हैं, जिसका वजह से सुपीरियर एंड ये लड़की खास तौर से परेशान है क्योंकि अगर ये यहाँ से भाग जाते हैं तो इनकी सैलरी से पैसा कटेगा। मगर इनकी चिंता को दूर करने के लिए यामाटो यहाँ पे आ चुका है, जो कि इन सभी के पीछे ही जा रहा है। मगर थोड़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद ही वो अपना रास्ता भूल जाता है, जिसके वजह से सुपीरियर गुस्सा हो जाते हैं और डायरेक्शन का यूज करते हुए ये यहाँ पर चले आते हैं जहाँ पे बहुत से पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि शूट करते हैं एंड निको नंबर 15 को बचा लेती है, मगर उसे हिट होता है। मगर निको को कुछ भी नहीं होता है। फिर ये सभी को ही पीटने लगते हैं और निको डॉग्स को भी कंट्रोल कर लेती है। फिर बहुत ही मुश्किल पड़ावों को ये पार करते हैं। एग्जिट की तरफ ये निकल जाते हैं, मगर अब इनका सामना सुपीरियर से होगा। नाउ नंबर 15 एंड उसके गैंग के सामने एक बहुत ही बड़ा गेट है जिसपे बहुत सारे लॉक्स हैं। नंबर 15 कॉन्फिडेंट होता है कि लॉक को वो खत्म करेगा, मगर ऐसा होता नहीं है, जिसकी वजह से टाइम बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है एंड सिर्फ 10 मिनट के अंदर में ही ये जगह एक्सप्लोड हो जाएगा। मगर अपने स्किल्स का यूज करते हुए उसे रोक देता है नंबर 15, वो भी 0.1 सेकंड के टाइम लिमिट पर। फिर जुगो अपने बाकी लोगों के साथ बाहर चला आया है, मगर बाहर सुपीरियर है। नंबर 69 हमला करने के लिए आगे तो बढ़ता है, मगर वो मार खा के नीचे गिर जाता है। फिर नंबर 1 भी डाउन हो जाता है एंड निको भी डाउन हो जाती है घबरा कर ही। यहाँ तक कि जुगो भी नहीं बच पाता है। फिर सभी की ही अच्छे से पिटाई होती है और फिर ये सभी ही अपने जेल में आकर बंद हो जाते हैं। और यह इन सभी का एक दिन में ही दूसरा अटेम्प्ट था, जो कि हमें सुपीरियर से पता चलता है। सो यह है नानबा प्रिजन, जहाँ से आज तक कोई भी नहीं भाग पाया है। अब अगला दिन आ चुका है जहाँ पर सुपीरियर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तभी वहाँ पर ब्लू आके बताती है कि किसी को उसे मिलना है। ये और कोई नहीं बल्कि जुगो होता है, क्योंकि उसे बोरिंग फील हो रहा है। वो चाहता है कि उसका एंटरटेनमेंट किया जाए। बाकी लोग भी अपने ख्वाहिशों को बताने लगते हैं, जिसकी वजह से जिमी जो कि सुपीरियर है वो परेशान हो जाता है। और इनके केज में इनका लैपटॉप भी है जहाँ पर ये न्यूज को भी पढ़ते हैं। और ये जिमी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि जो न्यूज में जो पर्सन था, जो मॉडरेटर था, वो यहाँ पे ना आए क्योंकि यहाँ पर पहले ही जगह नहीं है। जिमी ये बताता है, मैं तुम्हारा स्कूल टीचर नहीं हूँ, मैं यहाँ का सुपीरियर दी जेलर हूँ। मुझे क्या पता कौन यहाँ आएगा या नहीं आएगा, ये मेरे हक में नहीं है। यहाँ पे दोनों ही बातें कर रहे हैं, जहाँ पर जुगो ये बताता है कि उसे लड़की चाहिए, मगर 11 नंबर कहता है तुम्हें उसके बारे में तो कुछ पता है नहीं, सोच के मुझे बताओ क्या चाहिए। बात को सुनता ही जुगो बताता है कि अब उसे लड़कों में इंटरेस्ट है। इंसिडेंट खत्म होता है, ये सभी बैठे हुए हैं जहाँ पर ये बताते हैं कि इनके सुविधा के लिए यहाँ पर एसी है, अच्छा बेड है, जिम इक्विपमेंट्स है, टोटल स्वर्ग। खाने के लिए 3 टाइम खाना मिलता है, तो कौन यहाँ से बाहर जाना चाहेगा। और यहाँ तक ये मैगजीन एंड स्पोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं खाली टाइम में। और एक और बात, ये यहाँ से नहीं भागना चाहते हैं। और बाहर यामाटो अपने एक्सरसाइज को कर रहा है। अगेन सुपीरियर नंबर 15 को पीटता है क्योंकि वो दिन में ही भागने की कोशिश करता है। जुगो सभी को ये बताता है कि उसे एक स्वीट लेडी दिखी थी बाहर, जो कि हॉट है, स्वीट है, क्यूट है एंड बहुत ही अच्छी है दिखने में। इसी वजह से ही सभी लोग ये विजिटिंग रूम के पास दौड़ कर जाते हैं। वहाँ वो लड़की होती भी है। लड़की को देखकर बाकी लोगों को यकीन नहीं होता है कि यह लड़की सुपीरियर की गर्लफ्रेंड है, मगर वो जिमे की बहन होती है। मगर जिमे समय पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जिमे की ब्रदर है एंड उसका नाम हिटोशी है। इस बात से सभी परेशान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर कोई और आती है, ये और कोई नहीं बल्कि वार्डन होती है। इन्फॉर्मेशन दिया जाता है जिमी को कि वार्डन आ चुकी है। इसी वजह से ही वो यहाँ से निकल जाता है एंड हितोशी से बात करने के लिए यहाँ पर जुगो चला आया है, क्योंकि उसे लड़कों से फर्क नहीं पड़ता है। वार्डन से हमें पता चलता है कि जुगो के पापा कुछ ज्यादा ही बड़े कांड कर चुके हैं, वो भी इसी जेल में। जुगो ये बता रहा है कि वो हर एक ताले को ही खोल सकता है, मगर अपने हाथ एंड गले को नहीं, क्योंकि वो बस नहीं खोल सकते हैं। साइंटिस्ट ने भी रिसर्च की है, मगर उन्हें कुछ भी नहीं पता है। हालांकि जुगो को इतना याद है कि किस पर्सन ने उसके हाथों एंड गले में ऐसा फिट किया है। और उस स्कार पर्सन को ढूंढने की कोशिश हर एक जेल में ही जुगो ने किया, मगर उसे वो नहीं मिला। फिर वार्डन के सामने जिमी है,
वार्डन जिमी से पूछ रही है कि क्या किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की है, मगर जिमी मना करता है। उसे ये पोर्शन बताने की असलियत कोशिश करता है, मगर उसे जिमी रोकता है। जाते हुए जिमी ये बताता है कि मेरे लिए ये सभी लोग ही नौसिखी एंड बेकार है, तो मुझे इनसे चिंता और फर्क नहीं है। इस बात को सुनते ही पलट जाती है वार्डन एंड उनका दिल काफी जोरों से धड़क रहा है। इस बात से नहीं कि उसे गुस्सा आ रहा है, बल्कि इस बात से कि वो जिमी पे फिदा है। उन्हें जिमी काफी क्यूट एंड कूल लगता है। यहीं पे जिमी खुश है कि वो नहीं पकड़ा गया। फिर सभी का ही रोल कॉल होता है, वहाँ पर सभी होते हैं मगर नंबर 50 नहीं होता है। इस बात से जिमी परेशान हो जाता है। वो खोज करता है, मगर थोड़ी देर में जब उसके रूम में वो जाता है तो वहीं पर ही नंबर 15 सो रहा है। जहाँ वो सो रहा था वो रूम यामाटो का है, इसीलिए ही यामाटो आके ये बताता है कि कल रात वो ट्रेनिंग कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है, ये सभी यहाँ पे खा रहे हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा खुश है नंबर 69, क्योंकि उसे खाना काफी पसंद है एंड वो सबको भी थैंक यू कहता है, जिसका नाम शिरो है। शिरो इनके लिए एक बड़ा सा केक लाता है। दरअसल शिरो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसलिए सभी लोग उसे डरावना मानते हैं, मगर असल में वो दिल का काफी अच्छा है। इन्हें एक क्यूब मिलता है जो कि इन्हें दूसरे मुजरिमों से मिला है, मगर इन्हें यह नहीं पता है कि यह है क्या। तभी नंबर 11 आके इन्हें बताता है कि यह क्यूब है, वो इन्हें सॉल्व भी करता है, ये बताते हुए कि इसे सॉल्व करना काफी मुश्किल है, मगर नंबर 15 आसानी से उसे सॉल्व करता है। एक और पजल को सॉल्व करता है जिसे उसे नंबर 11 नहीं दिया था। इसे सॉल्व करने की वजह से ये दोनों ही डरने लगते हैं एंड फिर वहाँ पर सुपीरियर के आने की वजह से रुक जाते हैं, क्योंकि अब इन्हें काम करने के लिए जाना है। ये दोनों काम कर रहे हैं, इनका काम थोड़ा सा मुश्किल है मगर बाकियों का आसान, ऐसा इन्हें लगता है, मगर सुपीरियर बताता है कि ऐसा नहीं है एंड अपना काम खत्म कर चुकी है। निको मगर उसके काम को देख के उसे मार पड़ती है और नंबर 11 को भी, और इन दोनों ने अच्छा काम किया है ऐसा जिमी बताता है, मगर अपनी बेवकूफी की वजह से ये भी मार खाते हैं। अब परेशान होकर जिमी बैठा है। ब्लू भी इस बात से परेशान है कि अगर उसे यहाँ से निकाल दिया जाता है तो वो अपना रेंट कैसे पे करेगी। परेशान नंबर 15 भी है, मगर क्यों किसे पता। फिर ये दोनों ही बैठकर बातें करने लगते हैं। जिमी से जुगो ये पूछता है तुम सच्चाई क्यों नहीं बताते हो वार्डन को। जिमी बताता है क्योंकि मैं यह नहीं चाहता हूँ कि किसी को भी बेकार की परेशानी हो। अब वार्डन से मिलने के लिए जिमी यहाँ से निकल जाता है। ट्रेन से होते हुए वो बाकी के सीन्स को हमें देखने का मौका दिलाते हुए काफी सारे सिक्योरिटीज को पार करता है एंड एक जगह पे उसके पास काफी सारे लोग बैठे हुए होते हैं और ये सभी ही सुपीरियर्स ही हैं। जिमी को सभी सुपीरियर से एहसास दिलाते हैं कि अंदर वार्डन काफी ज्यादा गुस्सा है, वो किसी को खत्म भी कर सकती है, तो आराम से। वहीं पे वार्डन इस बात से काफी नर्वस है कि वो वापस से जिमी से मिलने वाली है। रूम के अंदर आके जिमी रिपोर्ट्स को सबमिट करता है एंड सबमिट करने वक्त ही एक बार गलती से हाथ टच होता है, जिससे वार्डन ऐसे है, दूसरी बार ऐसी है। वार्डन को सोच रही है, मगर दूसरी तरफ जिमी को मार पड़ती है क्योंकि उसने वार्डन को छुआ है। इसी बात के लिए जिमी माफी भी मांगता है। वार्डन खुश नहीं है, साथ ही उसे मंगी कहते हुए जिमी भी पीटता है। रिपोर्ट में वो बताता है कि क्यों यहाँ से बाकी प्रिजनर्स भागना चाहते हैं। हालांकि वो नहीं भी भागना चाहते हैं क्योंकि यहाँ के फैसिलिटीज काफी अच्छे हैं। बताया जाता है नंबर 25 अमेरिका से है, जिससे काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स का शिकार होना पड़ा है कंसिडरिंग ड्रग्स। वो भागने की कोशिश इसलिए करती है क्योंकि उसे नीडल यानी कि सुई से डर लगता है। वो बाल को आसानी से ही तोड़ सकती है, मगर नानबा में उसे यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ खुश है क्योंकि यहाँ पर नीडल्स का यूज नहीं किया जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट में। नंबर 69 के बारे में बताया जाता है, जो कि अमेरिका से ही है। वो एक गैंग के साथ रहता था, मगर एक दिन उसकी गैंग पकड़ी जाती है। वो अपने जेल से इसलिए भागा था क्योंकि वहाँ का खाना अच्छा नहीं था। नंबर 11 ब्रिटिश है, उसे कैसीनो में काफी अच्छा लगता था। वो काफी बड़ा गैम्बलर है। बताया जाता है कि वो लड़कियों के लिए ही गैम्बलिंग करता था। इससे इस पर्सन को लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के इलाज के लिए पैसा जमा करता था, मगर बताया जाता है वो वहां से भागा क्योंकि उसे एक लड़की के साथ डेट पे जाना था। नाम नंबर 15 जो कि एक जापानीज है, वो जिस जेल में भी गया वो अकेले ही आसानी से वहां से निकल जाता था, मगर यहाँ पे आने के बाद वो भागने की कोशिश करता है, मगर इसलिए क्योंकि ये अब उसकी हॉबी बन चुकी है, एंटरटेनमेंट एंड किलिंग की हॉबी। जिमी यहाँ से निकल जाता है। उसने जुगो को पकड़ा है क्योंकि वो फिर से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये माहौल उसके लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और इस बात से सभी एग्री करते हैं। फिर एक नए कैदी को नानबा प्रिजन में सेंड किया जाता है। दूसरी तरफ नानबा प्रिजन में ब्लू काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि वो ये बताता है कि उसे काफी ज्यादा बुली करते हैं नंबर 13 के सभी ही कैदी, और इसी वजह से ही वो परेशान है। यहाँ तक कि वो इस जॉब को छोड़ने का डिसाइड कर चुका है, मगर उसे ऐसा करने से जिमी रोकता है, ये कहते हुए कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम किसी भी जॉब को ठीक से नहीं कर पाओगे। वो उसकी मदद करेगा। वो सभी की कमजोरी बताता है। वो बताता है कि लड़कियां कमजोरी है नंबर 11 की, तो जाके उसे कोई मैगजीन का टुकड़ा दो जिसमें लड़कियों की इन्फॉर्मेशन हो। नंबर 69 को फूड का मेन्यू दिया जाए क्योंकि
क्योंकि उसे काफी ज्यादा खाने पसंद है। नंबर 25 को एनिमे दिखा, वो उसे काफी खुश होगी। एंड लास्ट नंबर 15 को अकेला रहना पसंद है, तो उसे छोड़ दो ऐसे ही, अगर वो अकेला रहेगा तो वो अच्छा फील करेगा। ना वार्डन के पास आके नए कैदी को कहाँ रखना है इस बात की इन्फॉर्मेशन लेके जिमी निकलने लगता है, मगर जाने से पहले वह पूछता है कि वार्डन याकाशी तुम्हें चाहिए क्या। उसके जाने के बाद याकाशी बताती है कि तुम, क्योंकि उसे वो पसंद है। एंड नाउ अब सिटारो अपनी सभी जरूरी चीजों को इकट्ठा कर चुका है, वो जाने के लिए तैयार है। वो निकलता है मगर उसे जिम्मी रोकता है, क्योंकि उसे एक नए कैदी को नंबर 13 में ले जाना है। यहाँ ये सभी बातें कर ही रहे हैं कि इनके पास एक नया कैदी आएगा। एंड वहाँ पर चला आता है नया कैदी जिसका नाम है सुकोमो, एंड ये नंबर 99 है। बीइंग अ निंजा, वो भी जापान से। ये तीनों काफी खुश है। जुगो बताता है कि एक निंजा नहीं है, मगर उसके पीछे ही वो चला आता है, यानी कि एक निंजा है जिसके पास कुनाई है, जिसे देख करके ये तीनों काफी खुश है। एंड फिर जुगो के कहने पर सुकुमो ये बताता है कि वो एक शिनोबी है जिसने शिनोबी की धरती पे जन्म लिया है। उसका काम शहरों में रहकर ही है। एंड वो जब पकड़ा गया तो उसने काफी सारे जेल से भागने की कोशिश की, मगर वो हर बार ही पकड़ा गया है, जो कि जुगो के जैसा ही है। इसलिए ही वो जुगो को चैलेंज करता है ताकि उसका टाइटल उसे मिल जाए। शुरू में जुगो नहीं मान रहा था, मगर अब बात उसके इज्जत पे, इस वजह से ही वो मान जाता है। और अब सिटारो रोते हुए यहाँ आया है। जिमी के पूछने पे वह बताता है कि वो सभी के पास गया था उन्हें उनकी चीजों बांटने के लिए, मगर सभी ने उसे इग्नोर किया। और वक्त आ चुका है, यानी कि 12 बज चुके हैं, तो अब ये लड़ेंगे। एंड सुकोमो के पीछे ये तीनों है क्योंकि इन्हें जजिंग करना है, खास तौर से निको यहाँ पे इसलिए क्योंकि उसे निंजुत्सु देखना है। पहले लोग को जुगो बड़े ही आसानी से खोल के आगे बढ़ता है, दूसरे को भी आसानी से ब्रेक करता है। इसके बाद वो ये बताता है मैंने 2 लॉक्स को खोला है अकेले ही, या कुछ भी नहीं कर रहा है, इसलिए मैं जीत चुका हूँ। अब ये कुछ और करे कि पहले ही वहाँ पर जिमी चला आया है, क्योंकि असल में ये तीनों यहाँ से भाग रहे हैं, मतलब सभी ही। अब यहाँ पे इनकी पिटाई होगी, उससे पहले ही सुकोमो अपने निंजुत्सु का यूज करता है, मगर उसे आसानी से ही देख लेता है जिमी, इसके वजह से उसे मार पड़ती है। अब सुकोमो ये बताता है कि अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो मुझे वो टाइटल मिल जाएगा, यानी कि दी एस्केप का टाइटल उसे मिल जाएगा। वो अपने निंजुत्सु का यूज करता है, मगर अपने ही आसपास वो सभी कील्स को बिछा लेता है, यानी कि वो फंस चुका है। एंड ऑफिस रूम में सभी ही कैमरा के फुटेजेस से सिटारो सुकोमो की पिक्चर्स ले रहा है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे जिमी ने कहा है। नाओ यामाटो अपने घोड़े पे सवार होकर यहाँ चला है, क्योंकि कल कुछ स्पेशल है, इसलिए ही आज इन्हें डेकोरेशन करना है। वो मदद चाहता है इन सभी की। अब डेकोरेशन से पहले इन्हें यहाँ की सफाई करनी है। यहाँ पर सभी गार्ड्स नहीं आए हैं, क्योंकि वो चले गए हैं वार्डन ऑफिस की सफाई के लिए। और जिमी को सफाई करता देखकर वार्डन काफी अच्छा फील कर रही है। उसके लिए ये पल काफी ज्यादा अच्छा है। ये बात अलग है कि जिमी की काफी ज्यादा फट रही है। उसके पसीने को पाकर वार्डन काफी खुश है। काम खत्म होता है, ये यहाँ से निकल जाते हैं और वार्डन कुछ ऐसा कर रही है। नाम ये सभी यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया गया है एंड उसके नाम को भी अनाउंस करना है। ये ईयर खत्म होने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, और उसका बेल भी बजाया जाता है। और इस बेल की धुन से वार्डन काफी खुश है, क्योंकि इस बेल को और कोई नहीं बल्कि जिमी बजा रहा है। हर एक बेल की धुन के साथ ही हम कुछ लोगों को देखते हैं। नाउ न्यू ईयर का वक्त आ चुका है। ये अपने न्यू ईयर को एक अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। मीन्स ऑफ आज यहाँ पर एक टूर्नामेंट होगा, वो भी हर एक बिल्डिंग के ही टीम से। जो भी जीतेगा उसे एक स्पेशल प्राइज मिलेगा। एंड इन सभी की ही देख रेख वार्डन कर रही है। यहाँ पे एक एक करके हर एक बिल्डिंग के ही जेलर चले आते हैं। हम ये देखते हैं कि इनमें कंपटीशन हो रहा है। एंड फिर ये पर्सन जिसका नाम सुरून है, वो कमेंट्री करने वाला है। और इनका पहला कंपटीशन शुरू होता है, जहाँ पे इन्हें एक पेपर पे अच्छी राइटिंग लिखनी है। अब इन राइटिंग के वजह से ये लोग परेशान है, क्योंकि ये अच्छे से नहीं लिख सकते हैं, मगर इन्हें जुगो पे यकीन है, मगर उसका बेरा भी घर की है। मगर ये अपनी रैंकिंग को टॉप पे बनाने में कामयाब होते हैं जिमी के वजह से, क्योंकि वो काफी अच्छे से इस कंपटीशन को कंटिन्यू कर रहा है। और जिमी के हाथों के पेपर पे अपना नाम इमेजिन करती है वार्डन, जिससे वो खुश है। अगला कंपटीशन शुरू होता है एंड इस बार कंपटीशन 2 हाउसेस के बीच में है, यानी कि जिमी वर्सेस द मंकी मैन। अब राइस को कूटने के लिए लकड़ी का हथौड़ा लेके आता है यामोतो, मगर नंबर 50 उसे नहीं संभाल पाता है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही भारी है। मगर ऐसा नंबर 69 के साथ नहीं है, क्योंकि वो उसे संभाल पा रहा है। इसी वजह से ही उसे ये काम करने के लिए दिया जाता है। एंड दूसरी तरफ एक और नया कैंडिडेट है, जो कि बिल्डिंग 5 से, उसका नाम इनोडी है, जिसके साथ नंबर 2 का कैदी है। अब कॉम्पिटिशन शुरू होता है। फिर यामोतो अपनी काम करने लगता है, तो नीचे से रखवाली कर रहा है नंबर 69। एंड तभी ही नंबर 2 का कैदी उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से एक डाइस निकल जाता है। दरअसल हमें ये पता चलता है कि नंबर 69 नंबर 2 के कैदी को जानता है, क्योंकि इससे पहले वो उसके ही बिल्डिंग में रहता था। फिर वो नंबर 2 का कैदी अटैक करता है नंबर 69 पे, जिसकी वजह से उसका हथौड़ा भी टूट जाता है। अब यहाँ पे लड़ाई का माहौल बन चुका है, तो दूसरी तरफ यामाटो पे भी इनोडी अटैक करता है, क्योंकि उसे इस कंपटीशन को जीतना है। नंबर 2 से हमें यह पता चलता है कि जब वो
नंबर 69 के साथ था, तो जाने से पहले नंबर 69 ने उसकी अच्छे से खातिरदारी की थी। इसी वजह से ही उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की ताकि वो अपना बदला ले सके उससे। एंड अब वो अटैक कर रहा है उस पे, उसे हराने के लिए। नंबर 2 नंबर 69 से ये पूछता है, मैं यहाँ पे बदला लेने के लिए लड़ रहा हूँ, तुम किस लिए लड़ रहे हो? नंबर 69 बताता है कि वो लड़ रहा है ताकि उसे स्टोन ओवन मिल सके। दरअसल उसे उसमें अच्छे अच्छे खाने पकाना है, खास तौर से पिज्जा, क्योंकि उसमें वो काफी अच्छे से बनते हैं। अब अपने ओपोनेंट की ऐसी विश को देखकर, ऐसी विश को जानकर वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है अपने स्पेशल मूव का यूज करते हुए। ये स्पेशल मूव काफी ज्यादा स्पेशल होता है, मगर इस मूव को आसानी से ही नंबर 69 रोक लेता है और ये उसे बताता है कि अगर तुम मेरे गोल्स का मजाक उड़ा रहे हो तो ये तुम्हारे लिए काफी बुरी बात होने वाली है। ऐसा कहकर वो उसे गोल गोल घुमाने लगता है तेजी से। फिर नंबर 69 उसे पंच करके दूर कर देता है और इस पंच के वार से ही नंबर 2 बेहोश हो चुका है, यानी कि वो हार चुका है। इस बात को इनोडी भी जान लेता है और अब क्योंकि अपने अपोनेंट को नंबर 69 ने हरा दिया है, इसीलिए ही यामोटो भी आगे बढ़ता है और वो पंच करके अपने ओपोनेंट को भी दूर कर देता है, क्योंकि उसे भी ये टूर्नामेंट जीतना है। एंड वो काफी ज्यादा हाइप अप हो चुका है नंबर 69 के वजह से, और अब ये जीत चुके हैं। एंड इनके लिए अब भी 2 टीम्स रेडी हो रहे हैं, क्योंकि इनका मुकाबला उन्हीं से करना है। फिर अगला कंपटीशन शुरू होता है एंड उस कंपटीशन का नाम याकुनो निशु है। अब क्योंकि ये गेम जापान से है, इसलिए ही जुगो पे काफी ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि उसे ही चूज कर लिया जा सकता है। मगर तभी ही नंबर 11 अपना हाथ खड़ा करता है, ये कहते हुए कि वो इस गेम में पार्टिसिपेट करेगा। अब वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसलिए ही कोई कुछ भी नहीं कह पाते हैं। साथ ही मुकाबला सिटारो एंड कीटी नित्सुबा में भी होगा। एंड कीटी नित्सुबा की टीम में क्लो यानी कि नंबर 3 एंड नंबर 82 हॉन है। एंड इन दोनों की कॉन्फिडेंट काफी ज्यादा चमकदार हैं, हाँ लिटरली चमकदार हैं। इसी वजह से ही नंबर 11 भी कामेहामे यूज करता है, मगर वो कुछ भी नहीं होता है इनके सामने। और नंबर 11 ने फैसला किया है कि वो इन्हें नहीं छोड़ेगा। फिर गेम शुरू होता है। गेम के शुरू होते ही हम देखते हैं कि सिटारो बड़े ही आसानी से सभी कार्ड्स को कलेक्ट कर रहा है उनके नाम लेने पर। एंड इस बीच कीटी नित्सुबा कुछ भी नहीं कर पा रहा है, मगर दूसरी तरफ हमारा नंबर 11 हार रहा है। इसी वजह से ही वो काफी ज्यादा परेशान है, मगर चिंता ना करने के लिए नंबर 15 कहता है। एंड बैटल ग्राउंड में अब भी वो हार ही रहा है। साथ ही उसके टीममेट्स अपोनेंट के अपने प्लेस को स्विच करते हैं और ये अपने कार्ड्स को इतनी ज्यादा तेजी से पकड़ रहे हैं जिसे कोई भी नहीं देख पा रहा है। इसी वजह से ही बाहर बैठे यानी कि सभी ऑडियंस के साथ बैठे हुए ग्रुप मेंबर्स काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। एंड उन्हें परेशान करने के लिए कीटी नित्सुबा भी चला आता है, मगर तभी ही नंबर 15 यानी कि जुगो हमें ये बताता है कि नंबर 11 के पास कोई तो प्लान है, क्योंकि वो काफी ज्यादा चालाक है। और ऐसा हम देख पाते हैं क्योंकि वो अब अपने कार्ड्स को आसानी से पा रहा है। रीजन वो बताता है कि वो अपने ओपोनेंट के एक ट्रिक को जान चुका है। दरअसल नंबर 82 किसी भी कार्ड को उठाने से पहले अपना एक फिंगर उसकी तरफ पॉइंट करता है। इसी वजह से ही उसे जानकर नंबर 11 पहले ही उठा लेता है। अब नंबर 82 हार रहा है, इसीलिए ही नंबर 2 पोजीशन चेंज करता है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि अब भी नंबर 11 ही जीत रहा है। दूसरी तरफ निको यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो अपना मेडिसिन लेकर आ रही है, मगर वो किसी को फ्लोट करता देखती है। अब बैटल ग्राउंड में नंबर 11 ये बताता है कि वो ही जीतेगा, क्योंकि उसे नानमा गैम्बलर बनाना है, और वो जीत जाता है। साथ ही अपने बातों को निको बताने की कोशिश कर रही है जिमी से, मगर वो नहीं मानता है। नाउ अब अगला मैच आ चुका है एंड इस बार ये लोग बे ब्लेडिंग करेंगे। एंड इसके लिए इनके पास एक बड़ा सा टूर्नामेंट स्टेडियम एंड काफी बड़े बे ब्लेड्स भी हैं। और ये मैच होने वाला है जिमी एंड अमुरारे द मंकी मैन के बीच में। देन इसके बाद होगा मुकाबला केचिरो एंड कीटी नित्सुबा में। द मंकी मैन के साथ कैदी नंबर 71 एंड 58 है। अब 58 को देखते ही निको जिमी को नीचे ले आती है, कहते हुए कि ये वही लड़का है जिसे उसने फ्लोट करते हुए देखा है। अब क्योंकि जिमी यहाँ पे आ चुका है, इसलिए वो पार्टिसिपेट करता है एंड अपने बेई को घुमाता है। मुकाबला शुरू होते ही द मंकी मैन अटैक करवाता है अपने कैदियों से जिमी पर, मगर उससे निको आगे बचाती है। अब निको साथी चैलेंज भी कर देती है नंबर 58 को। इसी वजह से ही नंबर 71 आराम कर रहा है। निको 58 से खुद को फ्लोट करने का सिखाने का कहती है, मगर वो मना करता है। इसी वजह से ही वो उस पर अटैक करती है, ये बताते हुए कि अगर वो कुछ मूव्स दिखाएगी उसे तो शायद से वो उसे ट्रेन कर सकता है। मंकी मैन भी अटैक करता है जिमी पे और ये दोनों लड़ने लगते हैं। सभी लोग ही वार्डन को देख रहे हैं, जहाँ पे वार्डन नजर रखे हैं इन दोनों पे। सभी को लगता है कि वार्डन इन्हें देख रही है, मगर असल में वार्डन देख तो रही है, मगर वो ये चाहती है कि वो मुकाबला करे जिमी से। अब जिमी का ध्यान हटता है तो उस पर अटैक होता है मैजिक से। ये 58 ने किया है, जिसे देखकर निको काफी इम्प्रेस है। खुद को मूव सिखाने के लिए वो काफी सारे अटैक करने लगती है,
नंबर 58 पे। एंड ये सभी अटैक्स ही उसने कहीं ना कहीं से सीखे हैं, वो भी एक बार ही देख के। नंबर 71 से हमें पता चलता है कि नंबर 58 अपना एक चेला ढूंढ रहा है ताकि वो अपने मूव्स को, अपने टेक्निक्स को पास ऑन कर सके। निको खुद को डिसेबल बनाने का कहती है नंबर 58 से, मगर वो मना करता है क्योंकि उसे लगता है निको सीरियस नहीं है। निको बताती है कि ऐसा नहीं है, मगर वो ये भी कहती है कि वो इस टूर्नामेंट को जीत के गेम की मांग करेगी। नंबर 58 मान जाता है कि अगर वो हारता है तो वो निको को अपना डिसेबल बना लेगा। दूसरी तरफ जिमी जो कि ब्लेड को रोकने के लिए जा रहा था, उसे मंकी रोकता है। मंकी मैन पे जिमी अटैक करता है। इस अटैक को दूसरी तरफ ये दोनों भी नोटिस करते हैं। किचिरो का ध्यान न होने की वजह से उस पे किचिनित्सुबा अटैक करता है, मगर उस अटैक को किचिरो डॉज करता है। अब इन दोनों के इंटेंस फाइट को देखकर जनता लोग नोटिस करते हैं वार्डन को, जो कि कांप रही है। मैच की वजह से नहीं, अपनी इमेजिनेशन की वजह से, क्योंकि वो ये इमेजिन कर रही है कि वो जिमी के साथ डांस कर रही है। नाउ इस मैच में कोई जोजो ब्रिजाइस के मूव का यूज कर रहा है तो कोई कामेहामेहा कर रहा है, एंड यहाँ तक कि फ्लेम थ्रोअर का भी यूज होता है। और बे ब्लेड को भी जिमी उठाकर फेंकता है। एंड ऑफ द मूव्स जीत जाते हैं ये दोनों। और दूसरी तरफ किचिनित्सुबा भी हार चुकी है या फिर हार चुका है। नाउ द फाइनल मैच होगा बिल्डिंग 13 वर्सेस बिल्डिंग 4 में। फिर शोरन वार्डन के पास चला आया है उन्हें यह जानकारी देने के लिए कि द फाइनल मैच किन किन के बीच में हो रहा है। नाउ शोरन को इतना अंदाजा हो चुका है कि वार्डन को कौन पसंद है, इसी वजह से ही वो चिढ़ाता भी है, इसीलिए ही उसके पीछे वार्डन पड़ जाती है। नाउ ये दोनों ही हॉस्पिटल में है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि ये दोनों ही हार चुके हैं। इनकी मरम्मती हो रही है या फिर हो चुकी है। ये दोनों ही बातें करते हैं नंबर 75 के कैदी के बारे में, क्योंकि वो काफी अच्छा है मेडिसिन बनाने में। एंड उसका मेडिसिन निको पे काम नहीं किया था। रीजन हमें पता है क्योंकि निको का बॉडी अब ड्रग्स एंड मेडिसिन से रजिस्ट कर सकता है। नाउ फाइनल टूर्नामेंट का वक्त आ चुका है एंड इस बार इन्हें एक स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल या फिर ये जो भी है इसे खोलना है, यही इनका काम है। अब जो पहले खोलेगा वही जीतेगा। एंड पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर जुगो को भेजा जाता है, बीइंग अ मेन कैरेक्टर ऑब्वियसली। नाउ यहाँ से जिमी जाना चाहता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका है, वो कई रातों से नहीं सोया है, इसीलिए ही वो सोना चाहता है। मगर उसे जाने से किचिरो रोकता है क्योंकि पिछली बार वो जिमी के अपोनेंट था एंड वो हार चुका था, इसलिए इस बार वो बदला लेगा। और हाँ, वार्डन जिमी को देखकर सिम्प कर रही है। अब यहाँ से जिमी को जाते हुए देखकर उसे रोकने के लिए किचिरो बताता है कि तुम तो चले जाओगे, मगर एक बार वार्डन को तो देख लो। एंड वार्डन की गुस्सैल या फिर डरावनी नजर को देख के जिमी रुकने का फैसला करता है। अब यहाँ पर हमें एक बेहद ही इम्पोर्टेंट बात पता चलती है। पता चलता है कि किचिरो पसंद करता है वार्डन को, मगर उसे ये पता चल चुका है कि वार्डन पसंद करती है जिमी को। इसी वजह से ही किचिरो जिमी पे गुस्सा है। वो उसे बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने जाने अनजाने में ही उसके या फिर क्रश को छीना है उसे। एंड इस बार किचिरो के साथ कैदी नंबर 34 है, जो कि जुगो को जानता है एंड ये लहंगा पहन के आया है यहाँ पर। और हाँ, ये दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं, तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया। साथ ही इन दोनों में दुश्मनी भी है किसी वजह से। इसी वजह से बैटल शुरू होते ही ये सभी ही आगे बढ़ने लगते हैं अपने उसी पोर्ट को खोने के लिए, मगर रास्ते में ही अटैक करता है नंबर 34 नंबर 15 पे। साथ ही जिमी को जाने से किचिरो रोक चुका है क्योंकि किचिरो ये मानता है कि अगर वो जिमी से अच्छा फाइट करता है, उसे हरा सकता है, तो वो कहीं ना कहीं वार्डन की नजर में अच्छा होगा एंड क्या पता उसका रास्ता भी क्लियर हो जाए, टाका भिड़ जाए उससे। नाउ किचिरो हमला करता है, उसके अटैक को आसानी से ही जिमी डॉज करता है एंड फिर वो गन तान देता है। ये कहते हुए कि मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब ये वेपन आया कहाँ से जिमी के हाथ में, वो पूछता है, तो उसे पता चलता है कि वहां से लिया है उसने क्योंकि ये अवेलेबल है। इसके बाद जिमी उस पे काफी सारे अटैक्स करने लगता है, इंक्लूडिंग मशीन गन्स, एंड उसके हर एक बुलेट्स को अपने दिल पे पाती है वार्डन। नाउ जिमी हारे या फिर वो जीते, वार्डन के दिल में तो उसके लिए ही जगह है। अब भले ही काउंटर करके किचिरो अपने हैंड्स पे है, मगर उसे तो कुत्ता मान रही है वार्डन। अब एक तरह जिमी की हालत खराब है तो दूसरी तरफ जुगो भी कुछ खास हालत में नहीं है। अब यहाँ पर बैटल में जिमी ही आगे चल रहा है एंड इस बात को ये दोनों भी नोटिस कर चुके हैं, मगर किचिनित्सुबा इस बात से रोता है कि सुपीरियर तो यानी कि वार्डन तो जिमी पे ही फिदा है। इसके बाद वार्डन का दिल जीतने के लिए किचिरो अपने स्पेशल टेक्निक का यूज करता है एंड ये इतना ज्यादा तेज होता है कि कोई भी इस टेक्निक को नहीं देख पा रहा है कि वहाँ पे असल में हो क्या रहा है। इस टेक्निक का यूज करके जिमी को नीचे गिराता है किचिरो। एंड हाँ, दूसरी तरफ जुगो की भी हालत अच्छी नहीं है क्योंकि उसे उसका अपोनेंट काफी तबीयत से पीट चुका है। अब जुगो की ऐसी हालत देख के जिमी अपने एबिलिटीज या फिर पावर्स का यूज करके किचिरो के हमले को डॉज करने के साथ ही उसे पंच करता है। से ये पर्सन ये बात करता है कि अगर ये सही में नहीं निकल सकता है तो एक पर्सन है जो किसे निकाल सकता है, और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ये पर्सन है। इसीलिए ही जुगो चिल्लाकर ये पूछने लगता है कि तुम उसे कैसे जानते हो, मुझे बताओ। गुस्से में आके जुगो काफी सारे हमले करने लगता है। इसी वजह से ही नंबर 34 भी फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है या फिर मैजिक का यूज करता है। तो एक्चुअली मुझे नहीं पता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करते हैं या नहीं,
लेकिन हो रहा है तो मान के चलते हैं कि इस वर्ल्ड में मैजिक भी कोई कर सकता है। अब उस पर्सन का पता लगाने के लिए एंड इसे हराने के लिए जुगो भी फैसला कर चुका है कि अगर उसे अपना रूप भी बदलना पड़े तो वो करेगा। बाहर से निको अंदर आने की कोशिश करती है मगर उसे रोका जाता है। पर तभी वहां पर बहुत से खतरनाक ऑरा को फील किया जाता है एंड ये ऑरा और किसी ने नहीं बल्कि जुगो ने ही रिलीज किया है। पता चलता है कि जुगो का बॉडी पूरी तरह से ही चेंज हो चुका है, उसके हाथों में ब्लेड आ चुके हैं एंड यहाँ पर हम एक और पर्सन को भी देखते हैं जो कौन है शायद हमें आगे पता चले। एंड फिर जुगो चिल्लाता है गुस्से से। फिर जेल में कोई मिलने के लिए आया है सुकुमो से और ये उसका पुराना फ्रेंड सापोटोरी है। ये दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं एंड यहाँ पे सापोटोरी सुकुमो से इसलिए मिलने के लिए आया है क्योंकि वो चाहता है यहाँ से जब सुकुमो निकलेगा तब जाके वो वापस से काम करे एक दूसरे के साथ, मगर इसके लिए सुकुमो मना करता है। रिवील होता है कि सुकुमो एक एक्टर है एंड यहाँ पे सापोटोरी उसका मैनेजर बन के आया है। वो ये चाहता है कि सुकुमो यहाँ से निकलने के बाद अपने स्टार एंड अपने करियर को जारी रखे, मगर सुकुमो मना करता है। दूसरी तरफ इनके ही आसपास नंबर 15 है, उसके पास एक छोटा सा कैट भी आता है जो कि जेलर का ही मेंबर है एंड ये दोनों ही आवाज सुन लेते हैं सुकुमो की, जिसकी वजह से ये उसे देखते हैं। जहाँ पे सुकुमो बता रहा है कि मुजरिम वो नहीं बल्कि सापोटोरी को होना चाहिए था क्योंकि उसने डायरेक्टर्स के साथ मिलके कुछ गलत काम किए हैं जिसमें सुकुमो का नाम फंसा है। नाम हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डायरेक्टर लेडी होती है एंड वो निंजा मूवी बनाना चाहती है मगर सापोटोरी नहीं मानता है, बट उसकी चलती नहीं है जिसकी वजह से ये निंजा को ढूंढने के लिए जाते हैं। जी हाँ, निंजा मूवी है तो निंजा चाहिए, डॉक्टर मूवी अगर आएगी तो डॉक्टर चाहिए एंड लॉयर के लिए ये असली लॉयर को ही हायर करते हैं। ये निंजा के गांव के लिए निकल चुके थे मगर इन्हें वहां जाने से रोक दिया जाता है, जिसके वजह से ये वापस से रिटर्न करने लगते हैं, घर पे नहीं बल्कि निंजा को ही ढूंढने की तलाश में। एंड एक जगह पे आने के बाद कुछ फील करती है लेडी डायरेक्टर एंड उस आवाज का पीछा करते हुए ये यहाँ पे आते हैं जहाँ पर एक छोटा सा लड़का ट्रेनिंग कर रहा है मगर वो काफी ज्यादा नौसिखिया है। डायरेक्टर उसके पास जाती है क्योंकि उन्हें उनका हीरो मिल चुका है मगर वो लड़का छुपता है। हाँ, अच्छे से नहीं छुपता है वो। फिर इस लड़के को पकड़ के असली स्नोबीज कहाँ रहते हैं इनका पता पूछती है मगर वो लड़का नहीं बताता है क्योंकि वो ये बताता है कि वो बाकी स्नोबी के जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी वजह से ही सभी लोग इसे इग्नोर करते थे एंड इसी वजह से ही ये यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है ताकि ये सभी के नजर में अपने लिए कुछ वैल्यू प्रोड्यूस कर सके। अब इस छोटे से बच्चे के इन सभी बातों को सुनने के बाद डायरेक्टर उसे ये यकीन दिलाती है कि वो उसकी मॉम है क्योंकि उसकी रियल मॉम एंड डैड उसे छोड़ के चले गए थे किसी मिशन पे एंड वो अब तक नहीं आए हैं एंड साथ ही छोटा सा सुकुमो अपने मॉम एंड डैड की फेस भी भूल चुका है। इसी वजह से ही लेडी डायरेक्टर फायदा उठाते हुए यकीन दिला देती है कि वही उसकी मॉम है, यहाँ तक कि वो उसे एक स्कार्फ भी गिफ्ट करती है एंड इसी वजह से ही भावुक होकर छोटा सा सुकुमो उसे अपनी माँ मान लेता है। एंड लेडी डायरेक्टर बीइंग अ मॉम उसे ये बताती है कि वो उसे अपने साथ ही रखेगी एक अच्छा शिनोबी बनाने के लिए। एंड अपने ऑफिस में आने के बाद हम यहाँ पे सुकुमो को देखते हैं जो कि अपने माँ से मिलकर उसे ये बताता है कि वो एक अच्छा सा एक्टर बनेगा, वो हर एक चीजों में ही परफेक्शन हासिल करेगा एंड खास तौर से इस मूवी में वो बहुत ही मेहनत करेगा क्योंकि ये मूवी उसकी माँ बना रही है। बैक टू प्रेजेंट एंड अब सापोटोरी उसे ये समझा रहा है कि उसे इस मूवी में एंड अपने आने वाले करियर में फोकस करना चाहिए क्योंकि भले ही उस लेडी ने उस डायरेक्टर ने उसे झूठ बोला कि वो उसकी माँ है मगर उसने उसे प्रोवाइड किया सभी फैसिलिटीज को, जिसकी वजह से वो आज एक अच्छा सा एक्टर एंड जो भी वो है वो बन पाया है क्योंकि वो एक अच्छा शिनोबी तो नहीं बन सकता था। सो सापोटोरी को सुकुमो के रियल टैलेंट के बारे में पता है, ये पता है उसे कि कितना अच्छा एक्टर है सुकुमो एंड वो बचपन से ही सुकुमो पे नजर रखता आया है। सापोटोरी यहाँ से निकल जाता है, देन सुकुमो भी बाहर आता है तो उसकी मुलाकात जुगो से होती है एंड ये पता चलने पर कि जुगो ने उसका फेस देखा है वो अपने फेस को भी छुपाता है। फिर सुकुमो रियल बात बताता है कि वो क्यों एक्टर नहीं बना चाहता है एंड वो क्यों वहाँ से भाग आया। वो ये बताता है कि उसे अच्छा लगता है कि बाकी लोग उसकी तारीफें करते हैं एंड वो लाइफ भी एक्टर की लाइफ उसे काफी अच्छा लगती थी मगर जब उसने ये रियलाइज किया कि सभी लोग ही उसे नहीं बल्कि उसके प्ले करे हुए सभी कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं, इसके वजह से वो अपने कैरेक्टर को भूल गया। वो ये नहीं समझ पाया कि वो खुद क्या है। इसी वजह से ही वो सभी को छोड़ छाड़ के अपने पुराने निंजा विलेज के लिए रवाना हो गया मगर वो रास्ते में खो गया, जिसके वजह से वो किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में चला गया एंड उसके ओनर को ये लगा कि ये यहाँ पर चोरी करने के लिए आया है एंड हेंस वो यहाँ पे चला आया। अभी के लिए वो यहीं पे रहना चाहता है क्योंकि यहाँ पर रहना उतनी भी बुरी सिचुएशन या फिर हालात नहीं है एंड इसके बाद अगर उसे यहाँ से निकलना पड़े तो वो अपने ओरिजिनल विलेज में जाना चाहेगा। फिर जुगो सुकुमो से बताता है कि उसे ये लगता है जो अभी सुकुमो है उसे वैसा ही रहना चाहिए क्योंकि जैसा वो है वैसा ही वो है। अब सही में वो बताना क्या चाहता था ये वो खुद ही क्लियर नहीं है, इसी वजह से ही रिप्लाई भी नहीं दे पाता है ढंग से सुकुमो। फिर यहाँ से जुगो भी निकल जाता है एंड नाउ अभी तुम्हें इतना तो लगा होगा कि हमने फाइट से शुरू की थी मगर अब हम ये कहाँ आ गए, किसकी बैक स्टोरी हम सुन रहे हैं।
दरअसल ये एक फिलर एपिसोड था। अब इसके बाद मेन स्टोरी लाइन पिकअप पे आएगी एंड कंटिन्यू होगी। सो बैक टू द बैटलफील्ड। अब यहाँ पे जुगो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वो ये बताता है कि ये सभी ही उस पर्सन की वजह से है एंड इसका नया रूप देखकर सभी लोग ही हैरान हैं। फिर गुस्से से वो अटैक भी करता है जिसकी पावर भी काफी ज्यादा होती है। इस हमले के बाद सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। हम बाकी लोगों को भी देखते हैं जो कि बच चुके हैं यामाटो के वजह से। नाउ जुगो अपने अपोनेंट्स पे काफी खतरनाक हमले कर रहा है जिसके आउटपुट भी एंड ओवरकम भी काफी ब्रूटल है। इसी वजह से ही इतना तो समझ चुकी है वार्डन की ये सभी ही उसी साइकिल्स की वजह से हुआ है एंड अब जुगो पहले जैसा नहीं है। वो सभी को ही कमांड करती है जुगो को शांत करने के लिए। ये दोनों ही आगे बढ़ते तो हैं मगर इन दोनों को ही नंबर 34 रोक देता है। वो ये तक बताता है कि वो जो गोजो बना है, पट्टी बना है, वो आंखों पे वो स्टाइल के लिए नहीं है बल्कि इसकी वजह जुगो है। दरअसल जुगो ने पास्ट में किसी वजह से उसके दोनों ही आंखों को फोड़ दिया था एंड इसीलिए ही अपने आंखों का बदला लेने के लिए वो यहाँ पर आकर जुगो से भी लड़ रहा है। यहीं पर ही इन तीनों को यहाँ से निकल जाने के लिए यामाटो कहता है मगर इन तीनों को ही जुगो की चिंता है। यामाटो यह तक बताता है कि जुगो अभी एक तरह से क्राइम ही कर रहा है। एंड देन हम बैटलफील्ड में आते हैं जहाँ पर किचिरो भी एंटर कर चुका है। अब किचिरो को रोकने के लिए कैदी नंबर 34 उस पे फायर मैजिक से अटैक करता है। उसे लगता है कि उसने उसे हरा दिया है मगर ऐसा होता नहीं है। नाउ सभी ही अपने ऑर्डर्स का पालना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जुगो की तरफ जिमी जा रहा है तो बाकी लोग नंबर 34 से लड़ रहे हैं। नंबर 34 के अटैक्स बाकी लोगों पे कुछ भी खास असर नहीं कर पा रहे हैं। इस मौके का फायदा उठा के मंकी अपने पावर का यूज करते हुए उसे बांधता है तो ऊपर से किचिरो भी उसे पकड़ लेता है एंड अब इन तीनों की वजह से ही नंबर 34 पूरी तरह से ही जेल में बंद हो चुका है। तो दूसरी तरफ जुगो से अब भी जिमी लड़ रहा है। जुगो आसानी से ही सभी बुलेट्स को काटता है मगर उससे भी जिमी पकड़ लेता है कुछ ही देर में। अब जुगो को जिमी कुछ ना करे इसीलिए ये तीनों भी आगे आ जाते हैं जुगो को रोकने के लिए। ये एक करके उसे शांत करने की कोशिश तो करते हैं मगर ये नाकामयाब रहते हैं एंड फिर जुगो नंबर 11 को खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसे शांत करने की कोशिश करता है नंबर 11 ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे याद करने की कोशिश करो। पर जुगो हमला करता है मगर उसके हमले को जिमी रोक लेता है। अब अपने हाथ के खून का बदला लेने के लिए वो इतनी तेज पंच मारता है जुगो पे कि उसके मुंह से ही खून बाहर आता है एंड जिमी यही नहीं रुकता है। वो कई सारे पंचेस मारता है जिसके वजह से जुगो की हालत काफी खराब हो जाती है। नंबर 11 के कहने पे वो नहीं रुक रहा था, शायद इसलिए ही वार्डन चिल्लाती है एंड जिमी रुकता है। एंड नाउ फाइनली एंड हो चुका है न्यू ईयर का, वो भी इस तरह से। फिर अंदर बैठे हुए जिमी को मंकी मैन ये समझा रहा है कि उसे जुगो को पकड़ना था ना कि पीटना, उसने गलत किया। एंड उसे गिटी ने सुबह ये भी बताता है कि खून भरे चेहरे के साथ उसे मील को नहीं अटेंड करना चाहिए था। इसके वजह से सिर्फ काफी ज्यादा गुस्सा है एंड इस कंपटीशन को जीता जिमी ने ही है। इसके बाद जिमी बिल्डिंग नंबर 13 में आता है। उसका स्वागत एक बाल्टी को फेंक कर किया जाता है उसके मुंह पे एंड उसे नंबर 11 काफी ज्यादा सुनाता है क्योंकि उसने काफी बुरी हालत की है जुगो की। नंबर 11 ये भी समझाता है कि वो एंड बाकी सभी काफी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं जुगो के साथ एंड जो असली मॉन्स्टर है वो जिमी है ना कि जुगो। जिमी फिर यहाँ से चला जाता है। फिर बाहर जिमी बैठा है, उसके पास सिटारो आता है तो वो उसे बताता है कि कैसे बाकियों ने उसे अपने ही जेल से बाहर निकाल दिया एंड जेल के अंदर नंबर 11 भी बैठा ही है। यहाँ पर थोड़ी देर में ही ये पर्सन भी चला आता है। इसके पास वार्डन यागिसेकी की लेटर है। वो ये पढ़ के बताता है कि जिमी को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है उसके हरकतों की वजह से। इस खबर को सुन के जिमी डिप्रेस है तो वार्डन भी रो रही है। एंड नाउ अपने 3 दिन के सस्पेंशन को खत्म करके जिमी वापस से आ चुका है। वो बाहर जाता है तो उसकी मुलाकात किचिरो से होती है जहाँ पे किचिरो बताता है कि होश में जुगो भी चला आया है एंड नंबर 34 का हालत काफी खराब है, उसे कहीं पे रखा गया है। इंट्रोगेशन के लिए वो नहीं मान रहा है क्योंकि नंबर 34 नंबर 15 से मिलना चाहता है। इसके बाद किचिरो एक सेलफोन देता है जिमी को एंड ये दोनों ही निकल जाते हैं। किचिरो नंबर 34 के पास आके उसे सेलफोन देता है एंड दूसरी तरफ भी जिमी भी ऐसा ही करता है। नंबर 34 बताता है कि तुम्हें पता है उस पर्सन के बारे में जिसके गर्दन पे स्कार है। जुगो बताता है कि बस उसे इतना पता है कि उसने ही उसके हाथों एंड गले में सैकल्स को रखा है एंड बस इतना ही। और जुगो नंबर 34 को यह बताता है कि वो बस उस पर्सन से चाहता है कि उसके हाथों एंड गले के सैकल्स को वो निकाल दे। अब इस बात को सुनते ही नंबर 34 यानी कि मुसाशी हंसने लगता है क्योंकि उसे वो सैकल्स चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से वो उस पर्सन के पास जा सकता है एंड वो वहाँ पहुँचते ही उसे खत्म करेगा। क्योंकि मुसाशी हमेशा सही ऐसा नहीं था, वो पहले नॉर्मल ही था बट उसके जब पावर अवेकन हुई तो सभी लोग ही उसे डरने लगे एंड उसके वजह से नुकसान होने की वजह से भी उसे जेल में रख दिया गया। एंड उसकी मुलाकात फिर उस पर्सन से हुई। उस पर्सन ने बताया कि वो एक साइंटिस्ट है एंड वो उसकी मदद करेगा। मगर समय तो बीता लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की बल्कि उसने उसका यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट्स में। उसने मुसाशिस के सभी पावर्स को उसके बॉडी से हटाया नहीं बल्कि उसे और भी ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से मुसाशी जैसा बनना चाहता था वो ऐसा नहीं बन पाया। एंड यहाँ तक कि उस पर्सन ने मुसाशी के एक आँख को भी खत्म किया एंड दूसरे आँख को जुगो ने।
एंड जो ब्लेड जुगो के हाथों में रहती है, ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो ब्लेड उसी स्कारमैन के पास भी थी। एंड इस ब्लेड में काफी ज्यादा पावर्स है। ये ब्लेड मुसाशी के फायर को भी काट सकता है, इसलिए ही मुसाशी इस ब्लेड को चाहता है ताकि वो उस पोर्शन को खत्म कर सके अपने पावर्स का यूज करके। एंड जब तक वो ऐसा नहीं करेगा वो कोशिश करता रहेगा उसे खत्म करने की। मुसाशी ये भी बताता है कि डॉक्टर्स ने कुछ तो उसके बॉडी के साथ किया है जिसकी वजह से उसकी पावर्स अब कम हो रही है। और वो ये भी बताता है कि अभी अपने करंट स्टेट में वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो फिर वॉकी टॉकी को रख देता है। एंड इस कन्वर्सेशन को सुन के जिमी ये बताता है कि जुगो के पास कोई भी एम्बिशंस एंड गोल्स नहीं थे। एंड इस पावर्स के वजह से वो अपने पावर से एंड अपने आप से ही डरता है, वो अपने ट्रू सेल्फ से डरता है, ऐसा जिमी बताता है। एंड ऐसा मानता भी है जुगो, क्योंकि बचपन से ही कोई भी ख्वाहिश नहीं रखता था जुगो, उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, इसी वजह से ही उसके पास कोई भी गोल्स नहीं था। लेकिन जब उसके बॉडी में ये साइकिल्स आए तो उसे अपना पहला गोल मिला जो कि साइकिल्स को हटाना है। यहाँ आने के बाद जुगो को अपने बाकी फ्रेंड्स मिले और अपने सभी फ्रेंड्स के पास ही अपने अपने गोल्स को देखकर वो काफी ज्यादा इनसिक्योर फील करता था। मगर समय बीतने के साथ ही उन्हें उसके साथ रहना एंड उनकी कंपनी काफी अच्छी लगती थी। लेकिन इन अच्छे पल में उसे अपना पास्ट याद आता था, उसे अपना ट्रू सेल्फ याद आता था जो कि उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एंड यहाँ तक कि जुगो के बुरे पास्ट ने उसके प्रेजेंट को भी इफेक्ट किया, उसके सभी फ्रेंड्स को इफेक्ट किया, जिसके वजह से उसने यह फैसला किया है कि वो खुद को खत्म करेगा। क्योंकि मुसाशी सही कहता है, वो कुछ भी करने के लायक नहीं है, उसे अपनी जिंदगी खत्म करनी चाहिए। इस बात को सुनते ही जिमी बताता है कि तुम इडियट हो, क्योंकि तुम अपने परेशानियों से भागते हो, तुम उसे डरते हो, तुम कोने में रहकर अपने डर को जीना चाहते हो। एंड वो ये भी पूछता है कि तुम यहाँ पे आए क्यों थे, मुझे बताओ नंबर 15। इस बात को सुनते ही जो याद करता है कि वो यहाँ पे उस पर्सन को ढूंढने के लिए आया था, मगर अब वो कंफ्यूज है कि वो सही में यहाँ पे करने के लिए क्या आया था एंड वो कर क्या रहा है। जिमी को यहाँ से जाता हुआ देखकर जुगो उसे ये पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताओ। इस बात को सुनते ही जिमी भी परेशान हो जाता है। वो ये पूछता है कि तुम्हें इतना तो पता है कि कंपटीशन खत्म हो चुका है एंड जीते हम हैं, तुम मांगो नंबर 15, तुम क्या मांगना चाहते हो। इस बात को सुनते ही अब जुगो सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या मांगना चाहिए, क्या वो किसी चीज को मांगने के लायक भी है या नहीं। इस सोच में वो डूबा ही है, मगर तभी उसे ये याद आता है कि उसके फ्रेंड्स क्या चाहते हैं। वो पल जब उसने पूछा था कि तुम बाहर जाके क्या करोगे, उसके सभी फ्रेंड्स के पास गोल्स हैं कि वो यहाँ से अगर निकलते हैं तो वो कहाँ कहाँ जाएंगे। एंड इस सरप्राइज का टाइम अब होने ही वाला है, मगर तभी जुगो ये मांगता है कि उसे एक मौका दिया जाए एंड इसलिए ही उसे उसका बैच दिया जाता है, यानी कि वो अब अपने टीममेट्स के साथ रह सकता है। मगर इस बार अगर अब वो कोई भी गड़बड़ करेगा तो जिमी उसे खत्म करने के लिए हमेशा ही तैयार रहेगा। मगर इस बात से जुगो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उस स्कारमैन को खोजेगा एंड उसे खत्म करके अपने गोल को पाएगा, जो कि इन साइकिल्स को हटाना है उसके बॉडी से। अब तक जो भी हुआ यहाँ से स्टोरी लाइन अभी के लिए कंटिन्यू नहीं होगी, क्योंकि ये स्टोरी उन 3 दिनों की है जब जिमी सस्पेंडेड हुआ था। अब बिल्डिंग नंबर 13 का नया सुपरवाइजर किचिरो है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे वार्डन ने कहा है और किचिरो की मदद ये दोनों ही करेंगे। अब किचिरो अपने दुश्मन की ही बिल्डिंग का ख्याल रखेगा, इस बात से वो खुद भी खुश नहीं है। फिर अपने ऑर्डर को फॉलो करते हुए ये इन सभी को ही डॉक्टर्स के पास ले जा रहा है मेडिकल चेकअप करने के लिए। वो ये भी बताता है कि जुगो का भी मेडिकल चेकअप हो रहा है। अब अपने डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद ये नंबर 382 को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपना चेकअप एंड इलाज भी करा रहे हैं। अब इनका चोट इतना ज्यादा छोटा है कि जूम करके भी ये कुछ भी नहीं देख पाते हैं। डॉक्टर और सोगी निको का भी इलाज करते हैं। फिर इंट्रोड्यूस कराया जाता है कागुया को, जिसे देखकर ये सभी उसके पास जाते हैं, क्योंकि बीइंग सो ब्यूटीफुल ये सभी सिम करने लगते हैं निको को छोड़कर। यहाँ तक कि ये दोनों पैंटी का भी कलर पूछने लगते हैं, ठरकी है साले। एंड हम जिमी को अपने घर पे देखते हैं जो कि आराम कर रहा है। अगला दिन एंड अब इनकी नए सुपरवाइजर किटी नित्सुबा है। एंड किटी को देख ये तीनों ही परेशान हो जाते हैं। ये मदद के लिए जुगो को बुलाते हैं, मगर यहाँ तो जुगो है ही नहीं। इसके वजह से ये सभी सैड हो जाते हैं एंड इनकी इन उदासी को देखकर किटी इमोशनल हो जाता है। बट अगले पल ही ये इस तकिए को ही जुगो बना लेते हैं। इसके बाद किटी इन्हें इनके जेल का एक स्ट्रक्चरल रूप बताते हैं। सो ये जेल जापान के किसी खास एंड गुप्त एरिया में लोकेटेड है। इस जेल के अंदर एरिना, मूवी थिएटर, हॉस्पिटल एंड शॉपिंग मॉल तक है। अब केटी का जो ओरिजिनल बिल्डिंग है वहाँ से यहाँ आने में उसे काफी टाइम लगा है, जिसकी वजह से वो जल्दी ही उठा था एंड वो अपना मेकअप भी अच्छे से नहीं कर पाया है। केटी की इन सभी बकवास बातों की वजह से नंबर 11 सोने लगता है, इसी वजह से ही उसे मार पड़ती है। इसके बाद केटी इन्हें रैंकिंग देता है, जहाँ पर 10 on 10 नंबर 69 है, निको 9 है एंड नंबर 11 2। एंड वो खुद को रैंकिंग
100 देता है। इसी वजह से ही इन दोनों में ही बहस शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर सिटारो आता है ये पूछते हुए कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। इस बात को सुनते ही ये दोनों यहाँ से उसे भाग जाने के लिए कहते हैं। और दूसरी तरफ घर में भी जिमी काम ही कर रहा है। दिन अगले दिन अपना काम करने के लिए यहाँ पे मंकी मैन आया है। वो आते ही सभी कोई सोता हुआ पाता है, जिसके वजह से उसके चिल्लाने पे सभी लोग उठते तो हैं मगर फिर से छुप जाते हैं किसी वजह से। एंड यहीं पर ही यामाटो भी चला आता है जो कि इन्हें ट्रेनिंग करने के लिए लेने के लिए आया है। इसी वजह से ही सभी लोग ही एक तरफ जमा तो होते हैं मगर वो जाना नहीं चाहते थे। साथ ही यहाँ पर नंबर 99 भी आता है ये बताते हुए कि वो भी इसी बिल्डिंग का कैदी है और वो ट्रेनिंग से नहीं डरता है। वो ये भी पूछता है कि जुगो के बारे में किसी को पता है क्या। तो सभी लोग ये बताते हैं कि जुगो को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई थी एंड वो मर चुका है। ये उसका शोक भी मनाने लगते हैं और ये काम सभी करते हैं मंकी मैन को छोड़ के। ये तीनों इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ट्रेनिंग से बचना है। फिर यहाँ से नंबर 69 को लेकर जाया जाता है ट्रेनिंग के लिए। फिर मंकी मैन यहाँ से नंबर 11 को भी ले जाना चाहता है मगर वो मना करता है। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है मगर वो निको को आगे करता है ये सोचते हुए कि निको के बॉडी को टच अगर वो करेगा तो उसके साथ कुछ भी तो होगा। मगर तभी नंबर 69 ये बताता है कि मेडिसिन आज निको ने लिया है यानी कि अब वो नॉर्मल है और इसी वजह से ही ये ट्रेनिंग कर रहे हैं जहाँ पर सभी को ही जुगो याद आ रहा है। अब हम कहीं पे जिमी को भी देखते हैं जो कि बाहर का काम कर रहा है अपने ड्यूटी से हटके। नाउ ओरिजिनल कहानी पे स्टोरी पे वापस से आते हैं। अब जिमी एंड जुगो आगे बढ़ रहे हैं एंड आगे बढ़ते हुए ही जुगो जिमी से ये पूछता है कि मुसाशी ने उसके साथ वो बातें क्यों की। उसे कुछ समझ नहीं आया मगर जिमी समझ चुका है। वो ये बताता है कि मुसाशी को ये यकीन है कि अगर स्कारमैन को कोई हरा सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि जुगो ही है क्योंकि मुसाशी खुद बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। जुगो को जिमी ये बताता है कि तुम्हें साइकिल मैन की उस स्कार मैन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो और मैं तुम्हें यहाँ से भागने भी नहीं दूंगा। तो उस स्कार मैन की चिंता करना तुम छोड़ दो। वो सिगरेट पीते हुए पोज में इस डायलॉग को बोल रहा है मगर तभी ही जुगो बताता है कि यहाँ सिगरेट पीना मना है। इसके बाद जिमी जुगो को उसके सेल में ले आता है एंड आते ही उसे मार पड़ती है। उसे नंबर 11 ये बताता है कि उसके बिना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। जुगो भी माफी मांगता है क्योंकि उसे यह एहसास हो चुका है कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत था। इस माफी को सुन के जुगो के फ्रेंड्स उसे माफ करते हैं। इसी वजह से ही जुगो के आंखों में आंसू हैं। फिर ये सभी अपने कैजुअल बातों को वापस से करने लगते हैं एंड हम दूसरी तरफ देखते हैं वार्डन को जो कि इंतजार कर रही है जिमी के वापस आने का क्योंकि अब वक्त आ चुका है एंड उन्हें एक तरह से टीज करता है ये पर्सन। एंड गेट के बाहर ही जिमी है। जिमी अंदर आता है ये बताते हुए कि उसने रिपोर्ट को तैयार कर लिया है मगर अंदर के नजारे को देख के वो डर जाता है। उसे लगता है कि आज तो वो गया, इसलिए ही वो रिपोर्ट को सबमिट करके वहाँ से भाग जाता है। फिर रात का समय है, सभी लोग ही सो रहे हैं एंड इनके खर्राटों के वजह से नंबर 69 को एक सपना आता है। यह सपना उसका अतीत है जब वो अपने पापा से लड़कर भाग रहा था क्योंकि उसे उसका बाप एंड उसके हरकतें पसंद नहीं है। बाप से लड़ने के बाद वो किसी को पीटता है, इसी वजह से ही वो जेल में जाता है। वहाँ का खाना तक उसे पसंद नहीं आता है एंड नाउ सपने से वो बाहर है। इसके बाद ये सभी ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि इन्हें रिवेंज लेना है। इनके पास इनोरी आता है जिसकी वजह से ये सभी ही कहीं पे निकल जाते हैं। ये सभी यहाँ पे आए हैं जहाँ पर नंबर 69 इन्हें पिज्जा दे रहा है खाने के लिए क्योंकि ये वो पिज्जा है जो कि स्टोन ओवन से निकला है और ये पिज्जा सभी को ही पसंद आता है। शिरो के स्पेशल मील लाया है नंबर 69 के कहने पर नंबर 34 के लिए, जिसे खाकर नंबर 34 उसकी तारीफें करता है। इसके बाद वो थैंक यू बोल के रॉक को यानी कि नंबर 69 को यहाँ से चला जाता है। वो ये भी बताता है कि वो चेंज नहीं होता अगर वो जुगो से नहीं मिलता तो। पास्ट में जब जेल के अंदर रॉक पकड़ा गया था एंड वो काफी ज्यादा भूखा भी था एंड उसके खाने का कोई भी उपाय नहीं था, तभी वहाँ पर आकर जुगो ने उसे बचाया, उसे खाना भी खिलाया, वो भी एक अच्छे रेस्टोरेंट में। इसके बाद ही रॉक चेंज हो गया एंड हम निको को देखते हैं जिसके लिए ये सभी यहाँ पर खाना लेके आते हैं क्योंकि निको अकेली थी। इसके बाद ही यहाँ पे ओसुकी की घरवाली काजुरी चली आती है जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने हस्बैंड से। इसी वजह से ही इनमें लड़ाई होने लगती है मगर कागुया के वजह से ये दोनों ही चुप हो जाते हैं एंड फिर काजुरी ये बताती है कि उसने निको के गेमिंग कंसोल को तैयार कर लिया है। निको अपने प्राइस को देखती है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है एंड उसे ये प्राइस काफी पसंद आता है। यहीं पर ही जिमी भी है, अगर कोई भी कुछ भी गड़बड़ करता है तो वो संभालेगा। यहीं पर ही नंबर 58 एंड नंबर 71 भी चले आए हैं। इसके वजह से द मंकी मैन जिमी से लड़ने लगता है, इसी वजह से ही काजुरी इन्हें पीट के यहाँ से भाग जाती है। अब ये दोनों गेम खेल रहे हैं, इसीलिए शुरू में आके जुगो को भी गेम खेलने के लिए कहता है मगर जुगो बताता है कि उसे गेम खेलना नहीं आता है। फिर जुगो को यहाँ से निको लेकर चली जाती है गेम खिलाने के लिए। वहाँ पे जुगो अच्छे से गेम नहीं खेल पा रहा है मगर नंबर 11 आसानी से ही गेम को खेलता है एंड 2 डॉल्स भी बाहर निकालता है और वो नंबर 58 को यह कहता है कि तुम्हें गेम खेलना नहीं आता है, इसलिए ही नंबर 58 कोशिश करता है मगर उसे कुछ होता नहीं है। अब बहुत ज्यादा गुस्सा होने पर नंबर 58 काफी सारे कोशिश करता है एंड सेकंड ट्राई में ही वो एक डॉल निकाल लेता है। फिर काजुरी आके निके को उसका कंसोल देती है।
अब कौंसल पाके निको खुश है, मगर वो ये बताती है कि गेम्स खेलना उसे अपने फ्रेंड्स के साथ ही अच्छा लगता है। इसके बाद जुगो एंड निको में बातें होती है। हमें पता चलता है कि निको को जुगो नहीं बचाया है और जुगो की वजह से ही निको जी रही है। साथ ही जुगो उसे गेम सिखाने के लिए भी कहता है। बाकी बात ये दोनों गेम खेल रहे हैं तो यहाँ पे ये दोनों भी बहुत सारे टॉयज लेके आते हैं और यहीं से ही मुसाशी गुजर रहा था तो उसे रोके नंबर 11 माफी मांगने का कहता है उससे जुगो से। एंड थोड़ी देर में ही मुसाशी माफी मांगता है। इस बात को सुनते ही नंबर 11 भी खुश हो जाता है। साथ ही वो मुसाशी को कल गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है, मगर मुसाशी ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो केज के अंदर है एंड वो यहाँ से नहीं निकल सकता है। पर उसे यहाँ से निकलने का अलाउ करेगा किचिरो अगर वो अपने पास्ट के बारे में उसे बताएगा। तो इस डील के लिए मुसाशी मान जाता है। वो अपनी स्टोरी सुनाते हुए बताता है कि जब वो पैदा हुआ था तो वो बाकी लड़कों के जैसा ही नॉर्मल था, यहाँ तक कि उसे अपने परिवार के साथ रहना भी काफी पसंद होता था। मगर अचानक से उसके बॉडी में कुछ सडन चेंजेस आने लगे जिसके वजह से उसे रात में सोना एंड सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने डॉक्टर से चेकअप तो कराया मगर रिपोर्ट उसका नॉर्मल ही आया। अपने मन को समझा के जब वो कॉलेज जा रहा था तो सडनली ही उसकी बॉडी ही जलने लगी एंड वो फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। मगर उसे इतना तो एहसास था कि उसके पास उसके पेरेंट्स है तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड जब उसने वापस से अपनी स्कूलिंग या फिर कॉलेज को स्टार्ट किया तो वहाँ के सभी बच्चे ही डर रहे थे मुसाशी से, मगर इसे मुसाशी को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके पास उसके पेरेंट्स थे। हाँ, मगर कुछ ही पल के लिए, क्योंकि जब वो घर आया तो उसका घर ही जल रहा था और इसी वजह से शक के बिना पे मुसाशी को पुलिस भी अरेस्ट करने के लिए आ चुकी थी। तभी उसका पावर अवेकन हुआ जिसके वजह से उसे लोग मॉन्स्टर कहने लगे। एंड जब वो जेल में आया तो वो खुश था क्योंकि यहाँ पे उसके पास कोई खोने के लिए नहीं है एंड कोई भी उसे मॉन्स्टर कहने के लिए भी यहाँ पे नहीं है। और इन पावर्स को और भी ज्यादा अवेकन करने का काम उसी स्कारमैन ने किया था। वो एक साइंटिस्ट है एंड बाकी लोग उसे सुपरवाइजर भी कहते हैं। साथ ही यहाँ पर ये लड़का भी है जो कि हमें काफी समय से दिखाया जा रहा था और ये वही है जिसने मुसाशी के पापा को जलाया और उसके मॉम को भी, और बस अपने रिसर्च के लिए। इस बात को जानते ही मुसाशी उस पर हमला करता है एंड उसे मारने के लिए वो आगे बढ़ता है, मगर उसे वो स्कारमैन रोकता है। उसके एक आंख को काटने के साथ ही एन इस स्टोरी पे किचिरो बिलीव करता है क्योंकि ऐसे रूमर्स एंड साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स उसने पहले भी सुने और देखे हैं। और जब वो पुलिस में था तो वो इसी चीज पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसने रिपोर्ट्स भी अपने सुपीरियर्स को दिखाया सबूत के साथ ही, मगर किसी ने भी भरोसा नहीं किया। इसी वजह से ही उसने पुलिस की जॉब भी छोड़ दी एंड अपने रिसर्च को कंटिन्यू किया। एंड अब भी वो उसी रिसर्च पे कायम है। वो उन सभी लोगों को ही सजा दिलाएगा जो कि इन बुरे कामों को कर रहे हैं। और किचिरो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मुसाशी से अपना हाथ आगे बढ़ाने का कहता है, ये कहते हुए कि हम मिलकर उन सभी लोगों को ही सजा दिलाएंगे। एंड मुसाशी भी हाथ आगे करता है। दूसरी तरफ ये ना चाहते हुए भी नंबर 11 से मिलने के लिए आए हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए किरीन सुबाई कहते हैं ये एक रूम में चले आते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि नंबर 11 ने अभी गेम प्लान ही नहीं किया है। एंड नंबर 11 के लिए यहाँ पे सोफा एंड टेबल भी लाया गया है उसके ही पैसों से। और एक एक करके बाकी लोग भी नंबर 11 के कहने पे कुछ सामान लेके आए हैं और इन तीनों का हाल सुरन खराब करता है क्योंकि वो यहाँ पे बहुत से मशीन लेके आया है एंड ये पूल को भी तैयार करते हैं। मगर इन सभी से जिमी खुश नहीं है। बाकी बात ये गेम खेल रहे हैं, यहाँ तक इन्हें ज्वाइन करने के लिए मुसाशी भी चला आया है और मुसाशी से ये दोनों ही एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद इन सभी को ही पिटाई लगती है क्योंकि ये जिमी की बात नहीं सुन रहे थे। दरअसल जिमी इन्हें अपने रूम में या फिर केज में जाने के लिए कह रहा था क्योंकि टाइम अप हो चुका है। फिर रात को बहुत सी बुराइयां सुनाता है नंबर 11 जुगो की, मगर साथ ही वो उसकी अच्छाई पर भी बात करता है। इसके बाद जुगो यहाँ से निकलता है। बाहर आके स्काई को देख के काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा है जुगो, क्योंकि उसे पहली बार ये फील हो रहा है कि वो कल के बारे में सोच रहा है। मगर तभी वहाँ पर ये लड़का चला आता है ये कहते हुए कि तुम काफी मुस्कुरा रहे हो, कोई जोक है क्या, मुझे भी सुनाओ। लड़का जुगो को बताता है कि वो उसे जानता है एंड ये दोनों ही बचपन में खेल चुके हैं, मगर जुगो को कुछ भी याद नहीं है। साथ ही जुगो को समझ पाया कि उसे पहले उसे स्टैप कर चुका है ये लड़का, मगर कुछ भी जुगो को नहीं हुआ है। इसी वजह से ही वो खुद कंफ्यूज है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये लड़का किसी पर्सन के बारे में बताता है मगर उस पर्सन के बारे में जुगो को पता नहीं है। लड़का ये भी कहता है कि हमने कुछ अमेजिंग चीजें तुम्हें दी है, हम चाहते हैं कि तुम उसका यूज करो। जुगो बताता है कि उसे इस चीजों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहता है। वो बस ये चाहता है कि वो पर्सन या फिर वो लड़का उसे स्कारमैन के पास ले जाए। इस बात को सुनते ही वो लड़का अटैक कर देता है जुगो पर। ये कहते हुए कि मैं उनकी बुराई नहीं सुन सकता हूँ और मैं तुम्हें खत्म करना चाहता तो तुम कब का खत्म हो चुके थे। भागो जुगो, भागो अपनी जान के लिए। इस बात को सुनते ही जुगो को अपना पास्ट याद आता है। साथ ही वो लड़का अब भी जुगो पर हमला ही कर रहा है। नाइफ का नाइफ यूज करके वो उसके फेस पे स्कार बनाता है, लाइन बनाता है, ये कहते हुए कि मैं इसे स्लाइस करूंगा। जुगो को भी एहसास हो चुका है कि उसकी जान खतरे में है। लड़का हमला करने के लिए तैयार है, मगर उस पर्सन का नाइफ टूट जाता है क्योंकि जुगो चेंज हो चुका है।
उसका सिर्फ एक हाथ ही ब्लेड में कन्वर्ट हुआ है। जुगो रियलाइज करता है कि उसे कोई भी इंजरी नहीं हुआ है। फिर जुगो के पूछने पर पर्सन अपना नाम एल्फ बताता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी रखवाली करने के लिए हूँ, तुम बस एक सुअर हो तो फेंके हुए टुकड़े खाओ, सवाल मत पूछो। एल्फ ये भी बताता है कि वो यहाँ पर एक और स्पेसिमेन या फिर अपना टारगेट खोजने के लिए आया है, क्योंकि जुगो के आसपास काफी अच्छे टारगेट्स हैं। इस बात को सुनते ही जुगो उस पर हमला करे कि उससे पहले ही वो पर्सन यहाँ से भाग जाता है, ये कहते हुए कि मैं फिर से आऊंगा, वो भी गिफ्ट से लेकर। एंड अब सिर्फ जुगो की नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स की भी जान खतरे में है, क्योंकि अगर एल्फ वापस से आता है तो वो कुछ तो करेगा। जिमी यहाँ पे चला आया है एंड उससे जुगो बताता है कि वो कल के लिए काफी ज्यादा डरा हुआ है। अब जुगो बाकियों के साथ बैठा है, मगर उसे अभी बाकियों से बात नहीं करना है। रात होते ही वो यहाँ से निकलने लगता है, मगर ये तीनों भी उसे ज्वाइन करने का कहते हैं, इसलिए ये सभी भागेंगे। एंड इस बात का पता चलते ही सभी गेट्स को वापस से बंद किया जाता है। एंड इस बार भी यामाटो खो चुका है। जुगो इस डोर के पास वापस से आ चुका है एंड इस गेट को वो एक ट्रायल में ही खोलता है। एंड इसका आखिरी मुकाबला यानी कि जिमी यहाँ पे इनसे लड़ने के लिए एंड इन्हें रोकने के लिए भी है। जुगो फिर सभी को बंद करके अकेला ही जिमी के पास जाने लगता है। जिमी जुगो को रोकने का भी कहता है, मगर जुगो फैसला कर चुका है। वो खुद के हाथों को भी ट्रांसफॉर्म करता है और हमला करते ही उसे पंच का शिकार होना पड़ता है। जिमी को हराने के लिए जुगो एक पावरफुल स्लाइस करता है। अब यहाँ से निकलने के लिए वो सितारो को मनाते हैं, मगर वो नहीं मानता है। जुगो अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो चुका है। वो अटैक्स करता है, मगर उसके अटैक्स को जिमी आसानी से ही डॉज करता है एंड काफी पावरफुल हमला भी उस पर करता है। अब सितारे को थोड़ा और मनाने पे वो मान जाता है। ये दोनों ही हमला करने के लिए आ चुके हैं, मगर इन दोनों के बीच में ही दो लोग आ जाते हैं। जुगो नंबर 11 को हटने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे बचाने के लिए ही तो ये सब कर रहा है। अब जुगो कुछ और करे कि उससे पहले ही निको आके उसे रोकती है और वो जुगो को रोक लेते हैं और वो जुगो को रोकने के लिए मना लेते हैं, मगर तभी नंबर 11 उसे पंच करता है, क्योंकि जुगो के वजह से उसके फेस पे कट लगा है। इसके वजह से ये सभी लड़ने लगते हैं। तो काफी ज्यादा गुस्सा है जिमी, इसलिए वो इन सभी को ही पीटता है, ये कहते हुए कि जाके अपने केज में लड़ना। एंड अपने केज में आने के बाद जुगो रियलाइज करता है कि उसे इन सभी को ही बचाना है, साथ ही वो इन सभी से ही माफी मांगता है और जिमी यहाँ से निकल जाता है। एंड अभी के लिए नानबा प्रिजन में ही जुगो फंस चुका है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। सो एंड ऑफ सीजन 1। हाँ, बस इतना ही था। होता है सीजन 2, अगर होता है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड सॉरी, माफ करना, मैंने बहुत दिनों के बाद अपलोड किया है, कुछ काम पड़ गए थे, इसी वजह से ही अपलोड नहीं कर पा रहा था या फिर वीडियो पे काम नहीं कर पा रहा था। वेल, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस पे अच्छे से लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड अगर इस पे अच्छे व्यूज आते हैं तो इसी तरह का एक और जेल टाइप एनिमे है, जो कि अगर तुम में से बहुत से लोगों ने टेनपुरु एंड 100 गर्लफ्रेंड सीरीज देखा है या फिर एस वाली वीडियो देखा है, तो उससे भी अच्छा कॉमेडी है उसमें एंड अच्छे सीन्स भी हैं। तो अगर अच्छे व्यूज आते हैं तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।